किसी 5 ईयर प्लान के अंदर सेल्फ रिलायंस के ऊपर फोकस किया ज्यादा गया होगा, किसी 5 ईयर प्लान में इक्विटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया होगा। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स रखे गए कि हम 5 सालों में हर प्लान के अंदर इन चारों में से किसी न किसी के ऊपर फोकस ज्यादा करेंगे। लेकिन हमें ये चारों ही चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन भी चाहिए, सेल्फ रिलायंस भी चाहिए, इक्विटी भी चाहिए। और ग्रोथ क्यों चाहिए? हम बहुत गरीब कंट्री थे, हमारी कंट्री को ग्रोथ चाहिए। और ग्रोथ की डेफिनेशन हमने देखी थी, ग्रोथ की क्या डेफिनेशन एनसीईआरटी में दी गई। ग्रोथ का मीनिंग ये बताया गया कि ग्रोथ का मतलब है ज्यादा जीडीपी, ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो। जब ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे तो लोगों को ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे। आज हम ज्यादा सामान क्यों यूज कर पा रहे हैं? क्योंकि इतना प्रोडक्शन हो रहा है। इतना प्रोडक्शन नहीं होगा, इकोनॉमी के अंदर पूरा सिस्टम चलता है। हमने नेशनल इनकम पढ़ी है, हमने सर्कुलर फ्लो पढ़ा है, हमको मालूम है प्रोडक्शन फर्म जो है वो हाउस होल्ड्स को पेमेंट करती है, हाउस होल्ड्स फिर सामान खरीदती है, तो ये साइकिल चलता रहता है। फर्म हाउस होल्ड को कैसे कितना पेमेंट करेंगे? जितना वो प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनको पेमेंट ज्यादा होगा, इनको पेमेंट ज्यादा होगा तो इनकी इनकम ज्यादा होगी, इनकी इनकम ज्यादा होगी तो ये खर्च ज्यादा करेंगे। जब खर्च ज्यादा करेंगे तो ये माना जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, इकोनॉमी की स्टैंडर्ड बढ़ रही है, लोगों का रहने का तरीका, लोगों का खान पीन, ये सब चीजें इंप्रूव हो रही है, तो लेवल ऑफ स्टैंडिंग बढ़ता है। तो ये ग्रोथ से पूरा साइकिल चल रहा है। मॉडर्नाइजेशन भी चाहिए। क्यों चाहिए? हमारे टेक्नोलॉजी थी नहीं, ठीक है। हमारे साथ साथ अमेरिका, रशिया, चाइना इंडिपेंडेंट हुआ था उसी के आसपास, ठीक है। चाइना ने बहुत तेजी से प्रोग्रेस की, क्योंकि चाइना ने मॉडर्नाइजेशन को अपनाया। आज चाइना में को वर्ल्ड फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो वो अलग बात है कि चाइना ने भी बहुत कुछ गलत किया, ऐसा नहीं सब कुछ अच्छा किया। वह चाइना ने और ताइवान ने, मलेशिया ने, इंडोनेशिया ने, कोरिया ने, इन सब जो साउथ ईस्ट कंट्रीज है, छोटे छोटे देश, जापान ने, जापान तो 1947 में आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम कितना उसको तबाही हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो ये सब चीजें हैं, उसके ऊपर जो बॉम्ब अटैक हुआ था, तो ये सब जो चीजें, इसमें आप देखते हैं कि इन कंट्रीज ने टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छा काम किया, नई नई टेक्नोलॉजी, और एकदम से इनकी इकोनॉमी में ग्रोथ आया। जब ग्रोथ आया तो टेक्नोलॉजी मॉडर्न होने से क्या हुआ, इनका प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत बढ़ी, ये सारी चीजें। तो ये सब चीजें वाज द फैक्टर फॉर द मॉडर्नाइजेशन। सेल्फ रिलायंस, हर कंट्री, हर इकोनॉमी अपने आप में सेल्फ रिलायंट हो। हमको ये लगा कि हमको भी सेल्फ रिलायंट होने की जरूरत है, हमको ये लगा कि हमें भी अपने ऊपर भरोसा करने की जरूरत है, हमको लगा कि हमें भी ऐसी चाहिए कि हम जो है अपने हिसाब से चीजों को ग्रो कर सकते हैं। हमें ये सब चीजें लगा कि वी हैव टू बी सेल्फ रिलायंट, ठीक है। हम विदेशों पे क्यों डिपेंडेंट रहे? वी हैव आल्सो टू बी डिपेंडेंट ऑन आवरसेल्व्स। और इक्विटी, इक्विटी माने सबकी ग्रोथ, है ना, सब सेक्टर्स, गरीब तबका भी ग्रो करे। और ऐसा नहीं हो कि रिच और पुअर में गैप बहुत ज्यादा हो। रिच और पुअर में गैप ज्यादा होगा तो वो इक्विटी नहीं है। इक्विटी का मतलब होता है कि ये गैप कम से कम, है ना। रिच रिच होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो गैप है रिच और पुअर का, इस गैप को कम करना है, इसमें भी काम होना चाहिए। ये अलग बात है कि ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अभी भी बहुत कुछ करना है इनमें बाकी, अभी भी हम इस पे इतना अच्छा नहीं कर पा रहे, बट ये जो गैप है रिच और पुअर का, इस गैप को कम करते जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दैट इज, उसको इक्विटी कहते हैं। फिर हम क्या डिस्कस करना है अपने को इसके अंदर? फिर हमें ये डिस्कस करना है कि 1950 से और 1990 के बीच में हमारी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की क्या हालत है। हाउ फास्ट अवर एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो, हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या ग्रोथ है, हमारे इंडस्ट्रीज में क्या ग्रोथ है, इन चीजों को हमें देखने की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। ये इन सेक्टर्स में हमें काम की ज्यादा जरूरत है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में। तो हमने देखा था पहले प्री इंडिपेंडेंस में कि एग्रीकल्चर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। अंग्रेजों ने हमारी कंट्री को, एग्रीकल्चर को रॉ मेटेरियल सोर्स करने का जरिया बना रखा कि हमारे को यहाँ से रॉ मेटेरियल लेना है, और इंडस्ट्री हमारे यहाँ ग्रो करने नहीं दी उन्होंने। वो चाहते थे कि हमारे यहाँ से रॉ मेटेरियल उनके कंट्री में जाए, उनके कंट्री में उसको फिनिश प्रोडक्ट्स बने और फिनिश प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में बेच सके। तो हमारी इंडिया को उन्होंने रॉ मेटेरियल का सोर्स और फिनिश प्रोडक्ट्स का मार्केट ऐसा बना के रखा हुआ था, उनकी ये सोच थी।
तो उन्होंने हमारे इंडस्ट्री को ग्रो होने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी। हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर को ग्रो करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको से हमसे रॉ मटेरियल चाहिए, और वो चीज हमारे कंट्री में ज्यादा ग्रो करने का उन्होंने एनकरेज किया जो उनकी इंडस्ट्री में काम आएगा, हमारी जरूरत के हिसाब से नहीं, जो उनकी जरूरत को पूरा करता था, ऐसा हुआ। तो इस ढंग से इंडस्ट्री को और एग्रीकल्चर को दोनों को उन्होंने ग्रो नहीं होने दिया, और एग्रीकल्चर को उन्होंने अपने ढाब से मोड़ दिया। तो अब हम देख रहे हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया 1947 में, तो उसके बाद 1950 से 1990 के बीच में हमने जो प्लान्स बनाए, हमने जो 5 ईयर प्लान्स बनाए, हमारी गवर्नमेंट ने जो प्लान, उससे हमारी इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चर में क्या चेंज आया, उससे हमारी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंज आया। तो हमारी जो अब हम उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। फिर हमने क्या देखा कि 1950 में 1947 में क्या देखा कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी दो मेजर प्रॉब्लम्स थी, दो मेजर प्रॉब्लम्स थी। एक तो प्रोडक्टिविटी लो थी, प्रोडक्शन जो है वो कम था, दैट वाज वेरी वेरी वेरी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी हमारी लो थी, और इस प्रोडक्टिविटी को दूसरा था अब इसको हमें, और टेक्नोलॉजी का काम भी बहुत खराब था हमारे यहाँ, तो एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी हम यूज नहीं कर पाते। इन दोनों के ऊपर हमारी गवर्नमेंट को लगा कि उनको काम करने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने दो चीजें की। उन्होंने एक तो लैंड रिफॉर्म्स की, भूमि सुधार। लैंड रिफॉर्म्स किस ढंग से कि लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसानों के बीच में, उसको ऐसे किया जाए कि उनको इंसेंटिव है ना, लैंड सुधार होंगे, इंडस्ट्रीज, किसानों को जमीन मिलेगी तो उसमें वो प्रोडक्शन करेंगे, वो सब चीजें। तो लैंड रिफॉर्म्स वाज वन एरिया जो उन्होंने डिसाइड किया हम करेंगे, लैंड रिफॉर्म्स फॉर वन। सेकेंड उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, क्योंकि उस समय जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे जितना हमारे देश में खाने पीने के लिए लोगों को जरूरत होती थी। हमको जितना राइस की जरूरत होती थी हमारे कंट्री में उतना राइस का प्रोडक्शन नहीं होता था। हमको जितना वीट की जरूरत होती थी हमारी कंट्री में उतना वीट नहीं होता था। हमारे कंट्री में उतना प्रोडक्शन होता ही नहीं था जितना हमको चाहिए। हमारे कंट्री में जितनी हमको दालों की जरूरत होती थी हमारे कंट्री में नहीं होती थी दालें, पल्सेस। तो हम क्या करते थे, इन सबको अमेरिका से इंपोर्ट करते थे। और हमें अमेरिका कौन सा चावल देता था जिसको वो फेंकता था, वो चावल हमको एक्सपोर्ट करता था। बेस्ट क्वालिटी राइस थोड़ी देता था अमेरिका, नो। और हम खरीद भी नहीं पाते थे, और अगर हम खरीदना भी चाहें तो हमको वो वाला चावल देता था जो उसको उसके किसी काम का नहीं था। ऐसे ही हमें वीट दिया जाता था। इंडिया ने इस चीज को दूर करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, हरित क्रांति जिसको हम बोलते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, इंडिया ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन खूब बढ़ाया, बहुत बढ़ा। इस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो खूब इंक्रीज किया, इसकी वजह से इंडिया ने, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो गया। किस चीज में, प्रोडक्शन में, किसके, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो हमको अपने लोगों को खिलाने पिलाने के लिए जरूरत पड़ती थी, हमारे कंट्री में उतना राइस वीट वगैरह नहीं। राइस वीट में इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि करीब करीब पूरे कंट्री में राइस और वीट ये तो स्टेपल फूड है। कहीं चावल ज्यादा खाए जाते हैं, कहीं गेहूं ज्यादा खाया जाता है, रोटी में ज्यादा खाते हैं, अलग अलग होता है ना, कहीं दोनों चलता है, ठीक है। बट फिर भी ऑन एन एवरेज हर एरिया का अपना, नॉर्थ इंडिया जैसे हम मालवा की बात करें जहां हम रहते हैं, या हम यूपी की बात करें, यहाँ पे राइस का है कंजम्पशन, लेकिन वीट का ज्यादा कंजम्पशन। लेकिन हम बिहार की बात करें, हम कश्मीर की बात करें, हम साउथ की बात करें, हम बंगाल की बात करें, तो वहां पे राइस का ज्यादा कंजम्पशन है, वीट का उतना नहीं है। जब मैं पढ़ता था हॉस्टल में, मेरा एक दोस्त था, अभी मैं कुछ दिन पहले मिला, बहुत सालों बाद उससे, कुछ महीने पहले, 2-3 महीने, मतलब नहीं, मैं आपको बताता हूँ, एग्जैक्ट बताता हूँ, नवंबर में मिला मैं दिल्ली में उससे, ही इज इन दिल्ली। वो कश्मीर का था, उस समय वो कश्मीर में रहता था, वो दिल्ली आ गए और मेरे साथ पढ़ता था वो हॉस्टल में। तो हॉस्टल में मैं जहाँ पढ़ता था वहां पे हम लोग को रोटी मिलती थी, और रोटी के बाद जैसे हम लोग खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ऐसा था। तो वो जब हॉस्टल आता था
घर से, तो उसको रोटी खाने की आदत पड़ जाती थी। जब घर जाता था तो घर में रोटी तो बनती नहीं थी उनके यहाँ सिर्फ चावल बनता था, वो चावल खाता था। तो वो एक दिन मुझसे बताने लगा कि मैं घर छुट्टियां होती थी, हम लोगों की भी घर छुट्टियां होती थी, 2-3 महीने की छुट्टियां होती थी, घर जाते थे। तो जब घर जाता था तो उसको कभी कभी इच्छा होती थी, हॉस्टल में तो आदत पड़ गई उसकी रोटी खाने की, तो उसको रोटी चाहिए होती थी। तो मैंने मेरे घर जाके बोला, मैं मुझे रोटी दो, थोड़ी सी चावल चावल खाए जा रहा हूँ इतने दिन से, रोटी की इच्छा हो रही है क्योंकि आदत पड़ गई उसको हॉस्टल। तो वो जब हॉस्टल में अपने घर पे उसने रोटी मांगी तो उसकी दी मम्मी ने बना के उसको, भाई चलो ठीक है, उसको चांद जिधर नाम था, उसको बोला कि चांद को रोटी खिलाओ, रोटी वोटी बना के दी गई। तो बोला कि हमारे एक उस समय मैं रोटी खा रहा था तो कोई मिलने वाले आए घर पे एक बार, तो वो मिलने वाले आए तो वो कहने लगे कि धर नाम था उसका, बोले कि धर साहब आपके यहाँ बड़ी मतलब गरीबी का टाइम आ गया, मतलब उसने अपनी भाषा में बताया था कि हम गुर्बत आ गई है, मतलब उर्दू में, लेकिन मैं आपको अपनी हिंदी में बता रहा हूँ। बोला आप गरीबी का टाइम आ गया, आप रोटी खा रहे हो, है ना। तो बता रहा था कि मेरे को कि हमारे यहाँ जो रोटी खाते हैं उनको गरीब माना जाता है, अमीर लोग चावल खाते हैं, जो कमाते हैं वो चावल खाते हैं, जो गरीब है वो रोटी खाते हैं। तो हमने कहा हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में रोटी ज्यादा खाई जाती है, चावल भी लोग खाते हैं बट की रोटी भी ज्यादा खाते हैं। तो ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूँ कि हमारी कंट्री का जो जो कल्चरल सिस्टम है वो अलग है। तो बट इन एनी ऑफ दीज, इन पूरे पूरे देश में ये दो हमारे यहाँ की स्टेपल फूड्स। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ। मैं सुनिए सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे घर पे 3 कनेक्शन है, एक एयरटेल का है, 2 हैथवे के हैं। तो अब मेरे को हैथवे में दिक्कत आ रही थी तो हमने एयरटेल का भी लगवा लिया। तो आपका जो हैथवे का खत्म हो गया है, इसको मुझे नहीं रिन्यू करवाना है, मेरे पास ऑलरेडी, हाँ वी आर ऑलरेडी यूजिंग। तो अब ऑलरेडी आपका एक कनेक्शन हैथवे का चल रहा है अभी और एक एयरटेल का है, तो अभी हमें नहीं चाहिए, है ना। हाँ, प्लीज आप वो बार बार फोन नहीं करें, बहुत फोन आ गए आपके यहाँ से, ठीक है। वो अभी रिन्यू नहीं कराना है उसको मेरे को, प्लीज। तो तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हमारे कंट्री में कहीं कहीं राइस वीट ये सब जो चीजें हैं ये अपना अपना अलग अलग है। तो हम उस समय जब इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमारे कंट्री में इतना वीट राइस नहीं होता था। पल्सेस दालें जिससे ऑयल बनता है, ऑयल सीड्स बोलते हैं, जिससे तेल बनते हैं, ये सब उतना प्रोडक्शन नहीं था। तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें ये सब चीजें रशिया अमेरिका से हम इम्पोर्ट करते थे, और अमेरिका हमें कोई बहुत अच्छी क्वालिटी वाला नहीं देता था। तो हमको ये लगा कि हमको सेल्फ रिलायंट होने की जरूरत है, हमें अपना फूड खुद उगाना है। हम अमेरिका पे कब तक डिपेंड रहेंगे, और अमेरिका धमकी भी दे रहा है हमको डिपेंडेंट है खाने के लिए, अपने लोगों को भोजन देना मिल नहीं रहा। तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, इस ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो काम था, इस ग्रीन रिवॉल्यूशन का पर्पस ये था कि हमारे यहाँ का जो प्रोडक्शन होना है वो प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना है, एग्रीकल्चर को। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन का किसानों की हालत सुधारनी है, कंडीशन ऑफ द फार्मर्स उनको इंप्रूव करना है, इसके लिए लैंड रिफॉर्म्स हुआ, जमीन भूमि सुधार। तो ये 2 मेजर स्टेप्स लिए गए आफ्टर इंडिपेंडेंस टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की कंडीशन को सुधारने के लिए हमको ये 2 मेजर रिफॉर्म्स किए गए हमारी एग्रीकल्चर कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो अब मैंने आपसे लास्ट टाइम, अब मैं इसी पे आता हूँ, इसी पॉइंट पे आता हूँ। तो अब हमने लैंड रिफॉर्म्स में क्या किया, लैंड रिफॉर्म्स में हमने 2 चीजें की थी। एक तो लैंड सीलिंग, एक लैंड सीलिंग की गई थी। लैंड सीलिंग क्या था, लैंड सीलिंग का मतलब ये था कि मैक्सिमम लैंड कितनी रहेगी किसी फार्मर, किसी के पास में, है ना। उस समय हमारे यहाँ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ जमींदार का सिस्टम, जमींदार, उस जमींदार का मतलब आपकी जमीन है, जमींदार की जमीन है, उस पर खेती जमींदार नहीं कर रहा, उस पर किसान खेती कर रहा है। तो प्रोड्यूस करने की किसकी जिम्मेदारी है, जैसे आपने मूवी लगान देखी, लगान के अंदर वो किसान खेती करके पैसा उगा रहा है, और
ब्रिटिश लोग उस पे टैक्स लेते थे। तो ये जो सिस्टम था ऐसा ही सिस्टम होने की वजह से जो फार्मर्स है उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था। ठीक है, फार्मर्स का बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो ये फार्मर्स के एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए, है ना, ये सब करने के लिए फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता तो गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग का कॉन्सेप्ट रखा कि आप इससे ज्यादा जमीन नहीं रख सकते। तो गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग एक्ट बनाया, ये सब कानून बनाया। ये कानून जब इंडिया में इम्प्लीमेंट हुए तो हमने क्या देखा था, किसी किसी स्टेट के अंदर ये सक्सेसफुल थे, किसी किसी स्टेट के अंदर ये सक्सेसफुल नहीं हुए। किसी स्टेट के अंदर लैंड सीलिंग को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया, और कहाँ का इम्प्लीमेंट किया गया, केरला में बहुत अच्छे से, काफी बेटर, मतलब वेस्ट बंगाल में काफी हद तक। लेकिन नॉर्थ इंडिया की हम बात करें, यूपी में, बिहार में, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है, इवन एमपी में उतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुए। और इनकी वजह से इन स्टेट्स में जो किसानों की हालत है वो उतनी अच्छी नहीं हुई, जबकि केरला, वेस्ट बंगाल के अंदर इसमें काफी कुछ बेटर कंडीशन काम किए गए। तो हमने ये लैंड रिफॉर्म्स की बात की। तो अब हम इसी डिस्कशन को अपना आगे बढ़ाएंगे। अभी तक जो मैंने आपसे डिस्कस किया, इसमें आपको किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछिए मुझसे। एनी क्वेश्चन दैट यू हैव? नो सर। सर ये 5 ईयर प्लान जो है वो अभी तक चल रहा है? नहीं, फिर अभी ये मोदी गवर्नमेंट ने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। उन्होंने प्लानिंग कमीशन को अब नीति आयोग का नाम दे दिया। प्लानिंग कमीशन ही उसको नीति आयोग बोलते हैं, अब वो नीति आयोग हो गया। लेकिन ये प्लानिंग तो है, फिर भी है प्लानिंग, भले ही हम उसको 5 ईयर बोले या नाम बदल दें, लेकिन बिना प्लानिंग के तो काम होगा नहीं। प्लानिंग कमीशन प्लानिंग का काम तो करना पड़ेगा। प्लानिंग क्यों जरूरी होता है? जहां पे भी देखिए गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा, अगर गवर्नमेंट कोई चीज करना चाहती है, तो गवर्नमेंट अगर कोई चीज करना चाहती है तो गवर्नमेंट को जो है ये डिसाइड करने में कि कहाँ खर्च करे बताना जरूरी है। जैसे मैं अगर इंडस्ट्री लगानी है, या मैं प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर को प्लानिंग नहीं चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को तो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को अगर गवर्नमेंट का मार्केट में इंटरफेरेंस है तो गवर्नमेंट तो को लोगों को बताना तो पड़ेगा ना। मुझे मुझे कैसे मालूम पड़ेगा मुझे कोई इंडस्ट्री लगाने की गवर्नमेंट सोच क्या रही? तो गवर्नमेंट अपनी सोच, अपना इरादा, अपने इंटेंशंस प्लानिंग के थ्रू देती है। तो प्लानिंग बोले या पॉलिसी बोले, कुछ भी बोले, तो गवर्नमेंट की विजन, गवर्नमेंट की सोच लोगों तक आनी तो चाहिए, लोगों तक आना चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट। ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसको देख। तो अभी हम आएंगे उस पे, अभी क्या सिनेरियो है। और एक सेकंड, एक कोई क्वेश्चन था, दिमाग से निकल गया। How does the structural composition of a country affect the GDP of the country? It was a question in the homework you gave us. Okay, ठीक है, ओके ओके। मैंने आपसे ये कहा था कि वो इस पैराग्राफ में डिस्कस किया गया। देखिए स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन क्या है, उसको समझते हैं पहले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन? स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन का मतलब होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या था? एग्रीकल्चर, जो भी हम नेचर से लेते हैं, माइनिंग, है ना, जमीन के अंदर से, है ना, जो हम निकालते हैं, माइनिंग करते हैं, माइनिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। फिर वो प्लांटेशन, पेड़ उगा के वहां से प्लांटेशन, फॉरेस्ट्री, है ना, जंगलों से जो लकड़ियां लाई जाती हैं, फिशिंग, ये सब हमारा प्राइमरी सेक्टर है। ये सब, ये प्राइमरी सेक्टर क्या करता है? प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल देता है। ये रॉ मटेरियल आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में यहां से लकड़ी आई, एंड दिस वर्ड इज यूज्ड इन द सेकेंडरी सेक्टर टू मेक फर्नीचर। यहाँ फर्नीचर बना, यहां से राइस का प्रोडक्शन हुआ, वीट का प्रोडक्शन हुआ, वीट आया सेकेंडरी सेक्टर में, वीट से ब्रेड बनी, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल मिल रहा है, सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है, सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं।
और प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर से हमने सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ गए। फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकेंडरी सेक्टर से क्या होगा, हमारा टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में सर्विसेज आती है। सर्विसेज मतलब ट्रांसपोर्ट, और बोलो बैंकिंग, सर कम्युनिकेशन, यस कम्युनिकेशन, टेलीफोन, एयरलाइन, अच्छा एयरलाइंस वगैरह तो ट्रांसपोर्ट में आ गई। कम्युनिकेशन, जितने भी सर्विसेज हैं, होटल इंडस्ट्री। इस समय हिंदुस्तान के अंदर या वर्ल्ड ओवर जो कोरोना की वजह से सबसे बुरी तरह से अफेक्टेड है वो है सर्विस सेक्टर। क्योंकि सर्विस सेक्टर में आपको लोगों से काम होता है और ह्यूमन इंटरेक्शन रुका हुआ है। तो सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा बैडली अफेक्टेड है। और अभी मैं आपकी जानकारी के लिए दिखा दूं। अच्छा मैं दिखाता हूँ यार, वो मैं भूल जा रहा हूँ, क्लास में ध्यान आता है और फिर नेट पर ढूंढने लगो बहुत टाइम लगता है, इसलिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इंग्लैंड यूके का सर्विस सेक्टर सबसे स्ट्रॉन्ग है। यूके बहुत, अमेरिका, इंग्लैंड बहुत छोटा सा कंट्री है, आप जानते हैं इस चीज को। इंग्लैंड इज अ वेरी वेरी स्मॉल कंट्री, ठीक है। तो इंग्लैंड इतना छोटा सही सा तो देश, डिवाइड होने के बाद छोटा हुआ ना, पहले तो बड़ा ही था। आज की बात करना मैं, है ना। अच्छा आज हाँ। की डेट में हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें, इतना छोटा सा देश है। और यूनाइटेड किंगडम जो है इतना छोटा सा कंट्री, और उस कंट्री के अंदर आप सोचें कि बहुत बड़ी बड़ी कोई इंडस्ट्रीज लग जाएंगी, तो वो थोड़ी हो रही है। वो दिस इज वेरी स्मॉल कंट्री, ठीक है। और उसकी वजह से उस कंट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग, उस कंट्री ने जो है आज भी नहीं, आप भले उसमें स्कॉटलैंड वगैरह जोड़ लो, ये सब जोड़ लो, बट स्टिल इट इज वेरी स्मॉल। वो कंट्री जो है आज पूरी दुनिया में, जिसके लिए कहा जाता है कि सन यूज्ड टू नेवर सेट, तो उस कंट्री की बात हो रही है। ये इंग्लैंड इतना छोटा सा। अब इस कंट्री की जो खास बात क्या है, इस कंट्री के अंदर कोई बहुत बड़ा ना एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या वो एग्रीकल्चर सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं हुआ। इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम की सबसे खास बात क्या है कि सर्विस सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। सर्विस सेक्टर बहुत स्ट्रांग, और कोरोना में सर्विस सेक्टर सबसे बैडली हिट हुआ है। तो इंग्लैंड की इकोनॉमी का जो जीडीपी है, वो जीडीपी करीब 22% जीडीपी गिर गया। तो अभी कुछ दिन पहले इंग्लैंड ने, मेरे ख्याल से 4-5 दिन ही हुए, ज्यादा नहीं, इंग्लैंड ने अपने कंट्री में ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि हम रिसेशन पे आ गए, हम लोग रिसेशन पे आ गए, हमारी इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है। क्यों? इस इंग्लैंड के अंदर सर्विस सेक्टर है, 22% सर्विस सेक्टर गिर गया। मतलब सर्विस सेक्टर गिरा खूब, सर्विस सेक्टर बुरी तरह से इफेक्ट हुआ, और उसकी वजह से उनकी कंट्री के अंदर 22% से जीडीपी गिर गया और रिसेशन आ गया। इवन रिसेशन तो इस समय यूएस में भी है, बट यूएस ने डिक्लेयर नहीं किया ऑफिशियली, है ना, इलेक्शंस वगैरह वहां पे। तो कहने का मैं सीधा सा ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि सर्विस सेक्टर का वहां किसी किसी कंट्री में ज्यादा रोल होता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया के अंदर क्या सिनेरियो, इंडिया के अंदर तो हमारा सिनेरियो थोड़ा अलग है। इंडिया के अंदर हम लोग एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री है। इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत स्ट्रांग है। इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे स्ट्रांग है इस समय। और उसका रीजन क्या है, इंडिया के अंदर जो हमारी लैंड है वो लैंड बड़ी है, और इंडिया में नदियां वगैरह सब चीज, बहुत डाइवर्सिटी है, वेदर की डाइवर्सिटी खूब है इंडिया के अंदर। एंड बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ द लैंड एंड एवरीथिंग, इंडिया के अंदर हमारा वी फाइंड कि वी हैव लॉट ऑफ एग्रीकल्चर। हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर के मामले में बहुत अच्छा लैंड सुटेबल है काफी हद तक, है ना। जापान भी, जापान के अंदर जो है वो इज मोर फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जापान ने उस पर बहुत काम किया। चाइना ने मैन्युफैक्चर पे भी, एग्रीकल्चर भी बहुत स्ट्रांग है, एग्रीकल्चर लैंड चाइना के पास बहुत जमीन है, ठीक है। और बट उन्होंने अपने यहाँ पे कंट्री के अंदर, सर वो तो मांगी हुई है। वो ठीक है कि चाइना ने कई कंट्रीज में कब्जा किया हुआ है, हाँ लेकिन आजकल कंट्रोल तो है ना उसका। और चाइना ने हाँ अपने सर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत प्रमोट किया। तो इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेंट है।
अब स्ट्रक्चरल कंपोजिशन के ऊपर जो मुझसे क्वेश्चन था, तो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन में हमारे पास ये 3 सेक्टर्स आते हैं। अब व्हाट इज स्ट्रक्चरल कंपोजिशन? स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ये कहता है कि अगर मान लीजिए हमारे किसी कोई कंट्री है, उस कंट्री के अंदर अगर 100 रुपए का जीडीपी, 100 रुपए का प्रोडक्शन हो रहा है, 100 रुपए का टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम इसके अंदर कहेंगे कि एग्रीकल्चर से कितना आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग से कितना आ रहा है और सर्विसेज से कितना आ रहा है। तो अगर हम ये कहते हैं कि एक कोई, अगर इंडिया की मैं एक सिंपल से एक इकोनॉमी की बात करता हूँ, कोई इकोनॉमी है जिसके अंदर 60% एग्रीकल्चर, 100 रुपए का जो प्रोडक्शन हुआ उसमें 60 रुपए का प्रोडक्शन एग्रीकल्चर में हुआ है, 20 रुपए का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में हुआ है और 20 रुपए का प्रोडक्शन सर्विसेज में हुआ है, तो ये कंट्री एग्रीकल्चर में डोमिनेटेड ज्यादा है। कि दूसरी कंट्री है उसमें भी 100 रुपए का जो प्रोडक्शन हुआ है उसके अंदर 50% एग्रीकल्चर से हुआ है, 35% मैन्युफैक्चरिंग से हुआ है, 15% सर्विसेज हुआ है। ये स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है। एक दूसरा कंट्री है उसके अंदर 40% एग्रीकल्चर से हुआ है, 35% इससे हुआ है, सर्विसेज से हुआ है, 25% मैन्युफैक्चरिंग से हुआ है, ये भी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है। तो अब ये स्ट्रक्चरल कंपोजिशन का रोल क्या है ग्रोथ के अंदर? ग्रोथ के अंदर रोल क्या है? अगर इस ये जो मैंने तीनों कंडीशन दी है, तीनों में ये डोमिनेंट है। एक और कंडीशन ले लेते हैं, ये 30% है, ये हमारा से 50% है और ये 20% है। अब ऐसी कंट्री में जहां पे 100 रुपए का जो प्रोडक्शन है वो उसमें से 60 रुपए का प्रोडक्शन एग्रीकल्चर से करा रहा है, तो ऐसी इकोनॉमी में अगर एग्रीकल्चर सेक्टर 10% ग्रो कर जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर, तो वो 66 तक चला जाएगा। तो 10% जब ये ग्रो करेगा तो जीडीपी के अंदर ग्रोथ ज्यादा दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि 60% एग्रीकल्चर से आ रहा था और एग्रीकल्चर 10% ग्रो कर जाएगा तो ज्यादा ग्रोथ दिखेगी। लेकिन अगर इसी इकोनॉमी में सर्विसेज इंडस्ट्री 10% ग्रो करेगी तो जीडीपी में ग्रोथ उतनी नहीं दिखेगी। मैन्युफैक्चरिंग में 10% इंक्रीज आएगा तो जीडीपी में ग्रोथ नहीं दिखेगी। तो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि हमारी कंट्री में कितना, किसी भी कंट्री का, उसका एग्रीकल्चर कितना, और स्ट्रक्चरल कंपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जीडीपी में। अगर मान लीजिए, मैं ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये उस कंट्री की गवर्नमेंट को प्लानिंग करने में भी जरूरी होता है। उस कंट्री की गवर्नमेंट जब प्लानिंग करेगी, उस कंट्री की गवर्नमेंट जब ग्रोथ की बात करेगी, तो वो देखेगी कि भाई ग्रोथ तो सबको चाहिए, लेकिन कहाँ पे ग्रोथ के ज्यादा पैसा खर्च करना है जिससे कि हमारे जीडीपी में ग्रोथ आए। अगर ऐसी गवर्नमेंट, इस एक कंट्री की गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में ज्यादा खर्च करेगी, एग्रीकल्चर की ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान देगी, तो पूरी इकोनॉमी ग्रो करेगी, जीडीपी ज्यादा बढ़ेगी। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस करेगी तो मैन्युफैक्चरिंग को कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग को भी होगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था हमारी कंट्री, इंडिया कंट्री का, लास्ट टाइम मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी, लास्ट या बिफोर, 1-2 इलेक्शन पहले मैंने एग्जांपल दिया था। मैंने आपसे कहा था कि न्यूज़पेपर में, अभी तो बरसात चालू हो गई, आप कभी भी, आपको ध्यान रहेगा मेरी बात तो आप कभी ध्यान रखिएगा, फ्यूचर के अंदर आप देखोगे टाइम पेपर में न्यूज आने लगती है, न्यूज़पेपर में, है ना। कब आएगी ये न्यूज आने लगती है? मार्च, अप्रैल, मई में, क्योंकि जून से तो बरसात स्टार्ट हो जाती है। इन महीनों में न्यूज़पेपर में प्रेडिक्शंस आते हैं कि इस साल हमारी बरसात कैसी होगी, और अगर इसमें प्रेडिक्शन आते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो प्रेडिक्शन करता है इस बार रेन कैसी आएगी, तो वो अगर बताते हैं इस बार गुड रेन, बताते हैं कि अच्छी बरसात आएगी, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी इस बार ग्रो करेगी, इसका मतलब ये होता है। वो तो इस बार कोरोना की वजह से सब गड़बड़ हो गया, वो अलग बात है। नॉर्मल केस में क्या होता है, अगर इकोनॉमी में अच्छी बरसात होगी तो, अच्छी बरसात होगी तो खेतों में अच्छी पैदावार होगी, अच्छा प्रोडक्शन होगा। जब खेतों में अच्छा प्रोडक्शन होगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो पैसा है, किसानों के पास जो माल बिकेगा वो पैसा आएगा। वो पैसे का करेंगे क्या? वो पैसे से आप, वो किसानों के पास जब गांव में पैसा आता है या किसानों को पैसा मिलता है, या जो खेतों में काम करते हैं उनको पैसा मिलता है खूब, तो वो क्या करते हैं, वो मकान बनवाएंगे। मकान बनाने के उनको सीमेंट चाहिए। आपको बता रहा हूँ इकोनॉमी कैसे काम करती है, इसको समझिए। ये आप जब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा इकोनॉमी में एक दूसरे से लोग कैसे जुड़े हुए हैं और आज की डेट में वो कैसे रेलेवेंट है, उस पॉइंट में भी मैं आऊंगा। सीमेंट खरीदेंगे, ईंटें खरीदेंगे,
ठीक है। स्टील, लोहा खरीदेंगे। लोहा कैसे? सरिया, मकान बनाने में आयरन रॉड सरिया लगता है। मकान जब बनेगा तो उसमें बिजली का सामान भी लगेगा, उसके अंदर हो सकता है उनको फर्नीचर भी लगेगा, हो सकता है वो टीवी भी खरीदे, वो कार भी खरीदे, वो टू व्हीलर भी खरीदे, ठीक है, वो डिश एंटीना भी खरीदेंगे, ठीक है, वो मोबाइल भी खरीदेंगे, घड़ी भी खरीदेंगे, कपड़े भी खरीदेंगे, ज्वेलरी भी खरीदेंगे, है ना। हर आदमी अपने हिसाब से खरीदेगा। इससे क्या होगा? जो किसानों के पास पैसा आ रहा है वो वहां से सीमेंट बनाने वाली इंडस्ट्री में आएगा, वो पैसा मोबाइल बनाने वाली कंपनी में आएगा, वो पैसा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आएगा, वो पैसा कार बनाने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आएगा, है ना, वो पैसा इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली उनमें आएगा। फिर वो पैसा जब इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में आएगा तो उनमें जो लोग काम करते हैं उनको पैसा मिलेगा, फिर वो लोग भी खरीदेंगे। इसको कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लायर इफेक्ट। मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मतलब अगर आप 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट 100 रुपए का नहीं होता, उसका फायदा कई लोग मिलता है। तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट, इसके ऊपर हम और बात करेंगे। इसीलिए फॉरेन कंट्री से लोग कहते हैं फॉरेन से लोग लाए हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करें पैसा। वो क्यों कहते हैं ऐसा? कि जब वो यहाँ इंडिया में पैसा लगाएंगे, खर्च करेंगे, तो इंडिया जब इंडस्ट्री लगाएंगे तो इंडिया में लेबर की डिमांड बढ़ेगी। जब इंडिया में इंडस्ट्री लगाएंगे तो इंडिया में लोहा बिकेगा, इंडिया में सीमेंट बिकेगा। तो जो इंडस्ट्री सीमेंट लोहा बेचती है उनकी इनकम बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी तो जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनकी इनकम बढ़ेगी। जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो जब खर्च करेंगे, सप्लाई दोनों बढ़ेंगे। हाँ, दोनों बढ़ेंगे। तो जब वो लोग खर्च करेंगे तो जो चीज वो खरीदेंगे उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो कोरोना में क्या हुआ उस पॉइंट पे अभी 2 मिनट में आता हूँ, पहले इस पॉइंट को खत्म कर दूं। आपको ये लिंकेज समझना बहुत जरूरी है अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स समझना। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर ऐसी गवर्नमेंट, जो कंट्री एक की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे एग्रीकल्चर का हिस्सा 60% है। तो अगर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में फोकस करेगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे पूरी इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। तो गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि 60% इनकम वहां से आ रही है। इसका मतलब हमारे ज्यादातर लोग भी एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को दोनों देखना है, मैक्रो लेवल पे भी देखना है, मैक्रो पे भी देखना है। इसी ढंग से अगर मैं कंट्री डी की बात करूं, डी, ए, बी, सी और ये डी, अगर डी कंट्री में एग्रीकल्चर में 10% का इंक्रीज आएगा तो पूरे जीडीपी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेरी इस कंट्री डी कंट्री में 10% का मैन्युफैक्चरिंग में इंक्रीज आएगा तो पूरे जीडीपी पे उसका फर्क पड़ेगा। तो ये है स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। अगर आप कंट्री की ग्रोथ चाहते हैं तो आपको अपना स्ट्रक्चरल कंपोजिशन देखना पड़ेगा। आप गवर्नमेंट है, आप इकोनॉमिस्ट हैं, तो आप देखो कि आपकी कंट्री का स्ट्रक्चरल कंपोजिशन क्या है, और जो सेक्टर मतलब जो पहले से बढ़ा हुआ है उसको और बढ़ाना, उसको और बढ़ाना नहीं, उसको तो बढ़ाना ही है। बाकी सेक्टर भी ग्रो करेगा, पहले से बढ़ा हुआ है उसको डेवलप करना है, उसको और अगर गुंजाइश है उसको और डेवलप करने की जरूरत है। तो दिस इज हाउ इट शुड हैपन। तो इकोनॉमिक्स को, गवर्नमेंट को ये देखने की जरूरत है कि अगर हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ाना है तो हमें स्ट्रक्चरल कंपोजिशन को ध्यान में रखकर अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ में पैटर्न पर लेकर, दैट इज द पर्पस ऑफ ये। इसलिए ये समझना जरूरी है। ये क्यों समझना जरूरी है? आप प्लानिंग कैसे करोगे, आप डिसाइड कैसे करोगे हमारी कंट्री की ग्रोथ हो रही है। तो कंट्री की ग्रोथ के लिए स्ट्रक्चरल कंपोजिशन की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से इस हिसाब से जुड़ी हुई है। ठीक है, अभी जो मैंने बातें की इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए मेरे को, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये तो जो क्वेश्चन मैंने दिया था आपको होमवर्क में, वो मैंने ये दिया था जो बुक पे आपका बेस्ड है, आपकी बुक से ही था, वो हमने डिस्कस किया था उस पॉइंट को। मैं उस पॉइंट पे आता हूँ दोबारा, इससे एक सेकेंड। मैंने यहाँ पे आपका जो एक स्ट्रक्चरल कंपोजिशन का पॉइंट था ना, ग्रोथ में समझाया गया था। ग्रोथ गोल्स 5 ईयर प्लान यहाँ पे बताया था हमने, महानुबोलिस की बात की थी। यहाँ पे जीडीपी ऑफ अ कंट्री, किसी कंट्री का जो जीडीपी है वो डिराइव होता है डिफरेंट सेक्टर्स में। मतलब हमारी कंट्री का जीडीपी, एग्रीकल्चर भी उसमें कंट्रीब्यूशन दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी दे रहा है, सर्विसेज भी दे रहा है, सब